हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जैसा कि हमें थर्ड सेमेस्टर का पेपर आने वाला है, नगरीय भूगोल का जो पेपर सेकंड है, वो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको देखेंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, नगरीय भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले सबसे जरूरी चीज आती है कि हाँ, क्या नगरीय भूगोल होता क्या है। ठीक है। नगरीय भूगोल या शहरी भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र ये है कि नगरीय भूगोल जो है या शहरी भूगोल सबसे नया टॉपिक है या सबसे नया शुरू हुआ टॉपिक है जो कि 19वीं सदी में चर्चा में आया, क्योंकि इसका इसका विकास या इसकी जो स्टडी है वो 1945 के बाद से शुरू होती है। ठीक है। शहरी भूगोल शहरी स्थानों के उन भौगोलिक विवरण का समग्र अध्ययन है जो मोटे तौर पर विषय वस्तु में शहरों की उत्पत्ति, विकास और उसके आसपास के क्षेत्रों को देखते हैं, यानी कि शहरों का विकास कैसे होता है। कौन सा एरिया शहर कहलाने लायक हो जाता है या उनकी किसी भी जगह को शहर कहलाने लाने की क्या क्षेत्र होती है, वहाँ का माहौल कैसा होता है, वहाँ का पर्यावरण कैसा होता है और वो किस तरीके से अपने आसपास के क्षेत्रों को कोई भी जगह कोई भी एक स्थान शहर कैसे बन जाता है, क्यों बन जाता है, क्या वजह रहती है कि वो जो है एक क्षेत्र में बस्ती बस्ती है और फिर वो गांव से शहर में परिवर्तित हो जाता है और फिर शहर से एक मेट्रो में बदल जाता है। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में विभिन्न विदेशी और भारतीय विश्वविद्यालयों कॉलेजों में भूगोल की विभिन्न शाखाओं में शहरी भूगोल की शाखा भी जोड़ी गई। ठीक है। सबसे पहले शहरी स्थान का अर्थ, यह तय करना कि जरूरी है कि तत्कालिक समस्याओं में शहर का अर्थ क्या है अपने समक्ष, यानी ग्रामीण से किस तरह अलग है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र किस तरह अलग है। तो हमने इसका एक एक वो पैटर्न रखा कि कृषि संबंधित कार्य जहाँ पे होते हैं वो आपका ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा, और जहाँ गैर कृषि संबंधित क्षेत्र जो हो रहा है, कार्य हो रहा है, उसे हम शहर का दर्जा देंगे। लेकिन इसके लिए कोई एक फिक्स वो नहीं था। ठीक है। लेकिन बस्तियों में दो अलग अलग प्रकार की जो है ऊपर बताए जाते हैं आर्थिक सटीक विद्वानों ने जो है संयुक्त राष्ट्र वर्ष पुस्तिका यूएन 1990 जनसांख्यिकी में इसकी परिभाषा घोषित कर दी। संयुक्त राष्ट्र ने 20,000 न्यूनतम आबादी वाले क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र माना है, लेकिन ये देश से देश बदलते रहते हैं, है ना। जैसे कि बोट्सवाना में 5,000, इथोपिया में 2,000 और पुर्तगाल में 10,000 लोग जहाँ रहते हैं उनको, और जापान में 50,000। भारत में ये संख्या है 5,000। ठीक है। तो जिस स्थान पे भी 5,000 से अधिक जनसंख्या रहती है वो क्षेत्र शहर कहलाने के काबिल हो जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। भारत सरकार ने कुछ और जो सेंसस है हमारा जनगणना वाला, तो उसने कुछ और नियम भी डाले हैं उसमें, यानी कि कुछ और भी शर्तें पूरी होनी चाहिए तभी कोई क्षेत्र शहरी क्षेत्र कहलाएगा। संयुक्त राज्य जनसंख्या वर्ष का निष्कर्ष ये है। ठीक है। प्रशासनिक स्थिति। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम घनत्व। ठीक है। उपनगरीय स्थल और गैर कृषि व्यवस्था। अब भारत के संदर्भ में पढ़ लेते हैं। क्या हमारे देश भारत में मामले में 1981 की जनगणना में निम्नलिखित स्थानों को शहरी रूप में माना गया। नंबर 1, नगर पालिका सिटी बोर्ड छावनी और अधिसूचना क्षेत्र के आधार, नोटिफाइड एरिया, सिटी बोर्ड, नगर पालिका, कैंटोनमेंट होना चाहिए। ठीक। नंबर 2, 5,000 न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। थर्ड है 75% जो है वो क्षेत्र के पुरुष गैर कृषि कार्य में इन्वॉल्व हो। ठीक है। न्यूनतम घनत्व 400 से 1,000 प्रति व्यक्ति होना चाहिए तथा निदेशक प्रांतीय जनगणना द्वारा निर्धारित शहरी सुविधाएं की परिभाषा में पालक होता हो। ठीक है। तो जैसा कि सरकार डिसाइड करती है कि कौन सा शहर शहरी क्षेत्र रहेगा, उसके लिए कम से कम ये न्यूनतम चीजें पूरी होनी चाहिए। ठीक है। ये लिंक जो है मैं आप लोगों के पास डाल दूंगा, इससे आप लोग देख सकते हैं कि कस्बा शहर में क्या फर्क है, और जो मेट्रो है ना, ये देखिए कि शहरी क्षेत्र को किस किन आधारों पे
है ना, जेनेटिक आधार पे स्ट्रक्चरल फंक्शनल के आधार पे किस तरीके से बांटा जाता है। ठीक है, ये आप लोग पूरा इसको देख लेना एक बार। यूनिट 1 का ये प्रश्न है, एक क्वेश्चन इससे आपका बन जाएगा। ठीक है, दूसरा है नगरों का वर्गीकरण और उनका उदाहरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं, ये तो आपका इंटरफेस थ्योरी है। हाँ, नगरों का वर्गीकरण। ओके, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट हो गया, एक्साइज रूल नहीं, सेट ऑफ ईआर नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अच्छा, ये दिखाना चाह रहा था मैं आप लोगों को। ठीक है, टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आप लोगों को मैं समझा ही देता हूँ। ठीक है, तो भारत में बेसिकली जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनको चार तरीके से बांटा जाता है। कॉम्पैक्ट, यानी कि जो सबसे घने घने पाए जाते हैं। ठीक है, सेमी कॉम्पैक्ट, हैमलेट और डिस्पर्स। ठीक है, कॉम्पैक्ट जो होते हैं वो नर्मदा मैरी, निमाड़, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, विंध्य के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सेमी कॉम्पैक्ट जो थोड़ा दूर दूर है, हैमलेटेड, और अभी हम लोग इसका मेन चित्र देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर टाइप क्या हो सकता है, लीनियर पैटर्न, जो एक रेलवे पटरी या रोड के किनारे होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे, ये देखो, है ना, या तो देख रहे हैं लीनियर पैटर्न, यानी एक रोड गई हुई है, उसके किनारे किनारे आबादी बसी हुई है, या तट के किनारे जो है, जो आबादी बसती है वो बिल्कुल सीधे में बसती है ना। फिर रेक्टेंगुलर पैटर्न, यानी कि इस तरीके से, जो एक रेक्टेंगल के रूप में या होते हैं, जैसे कि ये चित्र में दिख रहा है, रेक्टेंगुलर पैटर्न। ठीक है, फिर अगला होता है सर्कुलर पैटर्न, जैसे कि ये जनरली, अब जैसे इसमें चौराहे के आसपास जो दिखाया गया है, लेकिन भारत में क्या होता था कि पुराने शहरों में केंद्र हुआ करते थे, जैसे कि मंदिर हुआ करते थे, मस्जिद हुआ करती थी, या ऐसी ऐसी कोई ना कोई एक प्रमुख जगह हुआ करती थी जिसके आसपास सेटलमेंट होता था। इस समय उसको हम सीबीडी कहते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसके आसपास गोल तरीके से बन जाता है किसी चौराहे के आसपास। फिर होता है स्क्वायर पैटर्न। स्क्वायर पैटर्न जो है वो जानबूझ के बनाया जाता है जिन गांवों में, यानी जिन शहरों को प्लान तरीके से विकसित किया जाता है, जैसे कि चंडीगढ़ है, तो वहां का सेटलमेंट जो है वो स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ जो 1953 में ली कार्बोजियर ने जो है डिजाइन किया था, तो उसका सेटलमेंट देखो, वो बिल्कुल सारे सेक्टर जो है वो चौकोर में बटे हुए हैं, और पूरा शहर एक तरीके से प्लान दिखता है, तभी वो स्क्वायर टाइप का। विदेशों में सेटलमेंट है वो उसी टाइप से बनाया जाता है, TY। हाँ, अब ये देखो सारे बने। तो प्रकार के तो लीनियर, है ना, जो एक लाइन में नदी के किनारे बसे हो, रोड के किनारे बसे हो, तट के किनारे बसे हो, लेकिन एक लाइन में होने चाहिए, एल से लाइन, एल से लीनियर, है ना। राउंड, गोल। ठीक है, चौखाना, स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस रोड मतलब कि जहां दो क्रॉस रोड एक दूसरे को काट रही हो। टी शेप मतलब कि यहाँ पे एक जगह सामने जाके खत्म हो गया। ठीक, फिर क्या होता है, ये क्रॉस पैटर्न स्टार शेप, जहाँ पे, यहाँ पे एक रोड जा रही है, यहाँ पे दो रोड जा रही है, यहाँ पे कई रोड एक दूसरे से मिल रही हैं, एक बड़ा चौराहा है, तो वो यहाँ से ऐसे बनता है। फिर टी शेप पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर को रेडियल पैटर्न भी कहते हैं, और डबल पैटर्न, डबल पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इस तरीके से, है ना। फंक्शंस ऑफ रूरल सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट के क्या कार्य होते हैं। सबसे प्राइमरी काम होता है उनका एग्रीकल्चर या प्राथमिक गतिविधियां। प्राथमिक गतिविधियां मतलब क्या होती है, जमीन से जुड़े हुए काम, कृषि का काम, माइनिंग का काम। ठीक है, आपका मछली पकड़ने का काम। ठीक है, उनका कार्य। ठीक है, ये उनका बेसिक काम होता है। फिशरी, है ना, वो जो है पेड़ काटना। ठीक है, ट्रेड सेंटर, है ना, मेट्रोलॉजिकल वो, ये तो ठीक है ना। तो, है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट, मॉर्फोलॉजी कैसे होती है। अब मॉर्फोलॉजी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
आप लोग समझो क्या होता था पहले कि एक गांव जो है वो किस तरीके से बनता था। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि गांव, तो जो पुराने जितने दिखेंगे शहर उन सब में केंद्र पे मंदिर रहा करता था। ठीक है, इस समय जो सबसे प्राइम लोकेशन होती है, सबसे महंगा इलाका या सबसे ज्यादा बिजनेस सेंटर जहाँ पे होते हैं वो सबसे केंद्र में होता है, उसको सीबीडी कहते हैं, है ना। गांव में अभी भी प्रधान का घर हुआ करता था, या फिर कोई बड़ा मंदिर हुआ करता था, या फिर कोई बड़ा ऐतिहासिक जगह हुआ करती थी जिसके आसपास पूरे ये सेटलमेंट बने हुए। ठीक है, तो राउंड जो है वो इसी तरीके से बनता था। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टॉलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 का इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। सेंट्रल प्लेस थ्योरी के स्टॉलर ने सन 1933 में दी थी, जिसमें वो बताते हैं कि आपका कि एक शहर जो है वो उसका क्षेत्र कितना बड़ा होता है। ठीक है, वो बताते हैं कि एक उसका जो है क्षेत्र कितना बड़ा होता है, यानी कि एक शहर कितना बड़ा हो सकता है, या उसका वो कितने क्षेत्र को अपनी सेवाएं दे सकता है, या उसकी केंद्रीयता कितनी है, सेंट्रल प्लेस। ठीक है, तो उन्होंने जो है कुछ मॉडल तैयार किए और उन्होंने जो है कुछ सेवाओं, अब सिंपल ऐसे समझो कि उन्होंने क्या किया कि कुछ फिक्स सेवाएं ली और फिर ये देखा कि इस सेवा को लेने के लिए आदमी कितना दूर तक जाने को तैयार है, या उस जगह की कितनी शक्ति है, वो आदमी को कितनी दूर से खींच सकता है। सबसे पहली चीज, इसका क्या मतलब होता है, ये डिपेंड करता है कि जगह कितनी कितनी बड़ी है, वहां पे क्या क्या सामान मिलता है, वहां पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, और वहां पे आप क्या कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, जैसे कि क्या है कि आप ये समझो कि किसी भी जगह पे आदमी क्यों जाता है, जरूरत से जाता है। ये एक आर्थिक मॉडल है, इकोनॉमिक पैटर्न है। मतलब क्या है कि आदमी जो है कितनी दूर किसी चीज को लेने के लिए जाने के लिए तैयार है। जैसे कि पहले ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे, तो आदमी सामान लेने दूर दूर जाया करता था, लेकिन अब वो चाहता है कि सामान उसके पास में मिल जाए। इवन जो है वो अब दूरी कम हो जाने की वजह से, ट्रांसपोर्ट साधन अच्छे हो जाने की वजह से सामान आपके घर तक पहुंच जाता है। ठीक, तो वैसे ही किसी जगह की सेंटेलिटी होती है कि वहां पे आदमी क्यों जाना चाहेगा, छोटे या बड़े काम के लिए। ठीक है, तो जैसे सिंपल है, अब देखो जो भी चीजें जल्दी खराब होने वाली, जैसे कि सब्जी हो गई, दूध हो गया, ठीक है, और ब्रेड हो गई, अंडे हो गए, जो ऐसी चीजें जो कि आपको रोजमर्रा खाने वाली है, वो आपके घर के सबसे पास मिलती है, एक नहीं 10 जगह मिल जाएंगी आपको। क्यों? क्योंकि उसको बेचने वाला आपके घर के बिल्कुल पास बेचेगा, क्योंकि वो खराब, आप दूध लेने 10 किलोमीटर दूर नहीं जाओगे। ठीक है, आप जो है वो ब्रेड लेने 10 किलोमीटर दूर नहीं जाओगे, वो आपको बगल में ही चाहिए। और बेचने वाले को भी रोज की रोज बगल में ला के रखनी पड़ेगी, वरना उसके पास भी, किसी के पास भी रहे, वो खराब हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको लेने के लिए आप दूर जाते हो, है ना। उससे आप दूर क्या होगे, कपड़े लेने चले जाओगे, घर के लिए कुछ सामान लेना है तो उसके लिए दूर चले जाओगे। जो रोजमर्रा वाली चीजें जो रोज इस्तेमाल होती है, रोज खराब होती है, वो सबसे पास है, उससे ज्यादा दूर उसे। ठीक है, और क्या होगा, जितनी दूरी बढ़ती जाती है उतनी चीज महंगी होगी, जाहिर सी बात है, महंगी होगी और उसका लाइफ स्पैन लंबा होगा। ठीक है ना, जितनी दूर पाई जाएगी उतना ज्यादा उसका लाइफ स्पैन लंबा होगा। मतलब क्या, मतलब ये कपड़े लेने और दूर जाओगे। ठीक है, कपड़े लेने, मोटरसाइकिल लेने उससे दूर जाओगे, क्योंकि मोटरसाइकिल क्या 5-10 साल में एक बार खरीदनी होती है। ठीक है, कार लेने उससे दूर चले जाओगे, क्यों? क्योंकि कार भी भाई तो आदमी लेता है 5 साल 10 साल चला। उससे दूर लेने ट्रैक्टर जाओगे, क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर शहर में चलता नहीं, ट्रैक्टर मिलेगा गांव के क्षेत्र। ठीक है, समझ रहे हो किस तरीके से जरूरत के हिसाब से चीजों की दूरी बढ़ती जाती है। यानी कि अगर मैं महंगी गाड़ी का शोरूम बाहर भी खोलूंगा, तो भी आदमी उसको लेने आ रहा है, क्योंकि वो एक कम बिकने वाला प्रोडक्ट है, महंगा बिकने वाला प्रोडक्ट है, तो कम ही लोग उसको लेने आएंगे। और जो लेने आएंगे वो कहीं 10 साल के लेते हैं, तो वो एक बार उनके लिए जाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर रोज रोज जाना पड़े उनको तब दिक्कत। ठीक, उसी तरीके से सेवाएं होती है, कौन सी सेवा आपको बगल में चाहिए, कौन सी सेवा आपको आप दूर तक जा सकते हैं। जैसे कि स्कूल आपको बिल्कुल बगल में चाहिए, आपको चाहिए कि बच्चा जो छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनका स्कूल बिल्कुल बगल में रहे। लेकिन हायर एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, पीजी के लिए आप
दिल्ली तक चले जाते हो, कोटा तक चले जाते हो, विदेश तक चले जाते हो। ठीक है, तो ये होती है सेवाएं। तो किस सेवा की कितनी क्षमता है कि वो किस तरह पास रोक सके, इस पे क्रिस्टोलर का मॉडल है। ठीक है, जिसमें उन्होंने 3 सिद्धांत दिए। K3 है जो सामान को लेकर, ठीक है, मार्केट मॉडल। K4 है ट्रांसपोर्ट, और K7 है प्रशासन, है ना। K3 में मतलब कि जो है एक जो केंद्र वाला ये पार्ट है, ये 6 शहरों को सेवाएं दे सकता है। यानी इस 6 जगह पे रहने वाले लोग अपनी सेवाओं के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। इन 6 जगह के लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ के लोगों के पास फायदा है ना, कि वो यहाँ भी जा सकते, यहाँ से भी सामान ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है हमारे लिए, नेवाड़ी वालों के लिए क्या है केंद्र, नेवाड़ी वालों के लिए जो केंद्र है वो झांसी है। ठीक है, हमको जो सेवाएं यहाँ नहीं मिलती निवाड़ी में, हम उसके लिए झांसी आते, छतरपुर नहीं आते, क्योंकि छतरपुर इतना बड़ा केंद्र नहीं है। हम कहेंगे झांसी, झांसी हमारे पास पड़ता है, और झांसी में सुविधा होगी। जो चीज झांसी में भी नहीं मिलती है, उसके बाद हम जाते हैं कहाँ, ग्वालियर। ठीक है, खुद देख लो जगह, अब इसमें बताइए नहीं, जो चीज झांसी में मिल रही है वो झांसी में ले लोगे, झांसी में भी नहीं मिलेगी तुम जाओगे ग्वालियर, ग्वालियर नहीं मिलेगी तुम जाओगे दिल्ली। ठीक है, कोई भी चीज हो, मेडिकल सर्विस हो, एजुकेशन हो, कोई चीज हो, तो उसी तरीके से ये जो मार्केट प्रिंसिपल है, ये एक बार में जो है वो मार्केट में 3 को सर्व करता है। ठीक, ट्रांसपोर्ट के लिए यानी कि जो बसें चलेंगी वो, बस ट्रेन जो भी चलेंगी वो कम से कम 4 क्षेत्रों को कवर करती है। ठीक, वहीं पे प्रशासन जो है वो 7 जगह को कवर करता होगा, है ना। जैसे कि मान लो आप जो है भोपाल और उसके संभाग, ठीक है, भोपाल राजधानी है और उसके 10 संभाग हैं। तो इसमें उन्होंने 7 के बारे में बताया है, हमारे यहाँ ज्यादा संभाग है। तो मतलब कि एक एक प्रशासन जो है पूरे संभागों को कवर करता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है कि एक केंद्र कितने जगह को संभाल सकते हो। तो मार्केटिंग प्रिंसिपल K3, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल K4, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल यानी कि एक जगह कितनी जगह को संभाल सकती है। यानी एक शहर 3 शहरों को की मांग को संभाल सकता है, 4 जगहों की ट्रांसपोर्ट का संभाल सकता है, यानी वहां आने जाने का सामान। और प्रशासन के तौर पे 7, यानी एक केंद्रीय जगह से दिल्ली से कितनी जगह संभाल सकते हैं, मुंबई से कितनी जगह संभाल सकते हैं। ये होती है सेंटर प्लेस थ्योरी। अब मैं छोटे में तुम लोग को इसलिए इसे इस तरह समझा दे रहा हूँ, ताकि इस तरह तुम लोग को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, फिर लॉश का सिद्धांत क्या था। लॉश ने भी सेंटर प्लेस थ्योरी दी थी। क्रिस्टोलर लॉश या तो दोनों पूछे जाएंगे या दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो लॉश के लिए, लॉश ने क्या किया कि जैसे के जो है वो क्रिस्टोलर की थ्योरी में 3 थे, इन्होंने 150 के ले लिया। 150 ऐसे गुड्स लिए, यानी साबुन, साबुन तेल, गाड़ी घोड़ा सब इन्होंने एक कुछ एक 150 चीजें ली, है ना, उसे एक गोले में डाला और उसे घुमा दिया। ठीक है, तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि शहर के 2 क्षेत्र बनते हैं, एक क्षेत्र से जो गरीब लोग जो है वो उनकी मांग आती है, और एक क्षेत्र से अमीर लोग की। ठीक है, इस तरीके का मॉडल लॉस ने दिया था। अब मैं तुमको भैया बताना भूल गया कि इसका जो शेप है वो हेक्सागन क्यों है। पूछोगे कि सर सर्कल जो है वो क्यों सर्कल हो सकता था, हम लोग सर्कल देखते हैं। हेक्सागन इसलिए है क्योंकि क्या होता है, अगर तुम 3 सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे। अब देखो, है ना, इसे ड्रॉ कर रहे हो, इंसर्ट शेप्स में सर्कल। ठीक है, एक सर्कल, ठीक है, इंसर्ट सर्कल, ये दूसरा सर्कल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तीसरा सर्कल। अब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर लैप कर रहे हैं। कुछ जगह ऐसा है जो 2 बार कवर हो रहा है, और कुछ जगह जो है वो छूट रही है। देखो ऐसे करो, ऐसे मान लो दूर दूर रखो, है ना, तो कुछ जगह छूट रही है। अगर एक दूसरे के ऊपर कर दो तो कुछ जगह को 2 2 बार काउंटिंग हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते थे वो कि जो है उन्होंने हेक्सागन का सहारा लिया, है ना। देखो, अगर हेक्सागन दिया हमने, इसको तो दिखा रहा हूँ आपको।
कृष्णा। ठीक है, अभी देखो अगर ये बनाते हो, ठीक है, ठीक, तो ये देखो इस तरीके से पूरा कवर हो जा रहा है। ठीक, इस तरीके से पूरा जुड़ जा रहा है ना। इसमें क्या होता है, कोई जगह छूट नहीं रही है। ठीक है, हेक्सागन जो है वो कोई भी जगह छूट नहीं रही, और एक जगह एक है ना। इसमें क्या है, ये है उसका केंद्र। ठीक है, ये उसका सेंटर, ये उसका सेंटर, उसका सेंटर कितना, एक सेंटर, एक दो तीन चार पाँच छः जगह, यानी एक मेन सेंटर, उसके छः सब सेंटर। ठीक, तो ये चीज जो है वो क्रिस्टोलर ने बताने की कोशिश करी है अपनी थ्योरी में। लॉश ने इसी को क्या किया कि उसने 150 प्रोडक्ट लिए और आपस में घुमा दिए। जैसे K3 थे, इसमें K150 थे, 150 को लेकर के उसने घुमा दिया, और फिर उसमें निकल के आया कि सिटी रिच और सिटी पुअर रीजन। ठीक है, ये थी तुम्हारी लॉस की थ्योरी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है क्रिस्टोफर लॉस। भारत में शहरों की मॉर्फोलॉजी वो हमने देखी ली, है ना। भारत में शहरों की मॉर्फोलॉजी कैसी है ना। हाँ, नगरों का वर्गीकरण कुछ इस तरीके से है। हाँ, कि जो है नगर किस प्रकार के होते हैं, मॉर्फोलॉजी वो थी जो मैंने दिखाई, स्टार शेप, रेक्टेंगल शेप। ठीक है, और ये जो है, ये जो ये है नगरों का वर्गीकरण, ये मतलब कि मैं अब दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये वैसे कुछ नहीं है, बहुत छोटा मैप है। ठीक है, मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ कि जो है कि एक शहर का को उसके कार्य के हिसाब से कैसे वर्गीकृत करा जाता है। ठीक है, ये देखो, जैसे ये भारत है। ठीक है, अब भारत का क्या है, भारत के प्रशासनिक शहर कौन से, भारत के शहरों को कई कैटेगरी में जैसे कि कृषि कृषि क्षेत्र, है ना, औद्योगिक शहर, ठीक है, धार्मिक शहर, ठीक है, माइनिंग शहर, ट्रांसपोर्ट शहर, ठीक है, प्रशासनिक शहर, ठीक है, और शिपिंग शहर। तो मतलब ये है कि कितने प्रकार के शहर भारत में पाए जाते हैं। अब क्योंकि दिल्ली से जो है वो, दिल्ली से पूरे देश का प्रशासन चलता है, दिल्ली एक प्रशासनिक जगह। ठीक है, अंग्रेजों के समय पे क्या थी, अंग्रेजों के समय पे कलकत्ता थी। क्यों, क्योंकि 1911 तक जो है अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता रही थी, तो फिर कलकत्ता थी, उसके बाद फिर वो दिल्ली हो गई। ठीक है, जमशेदपुर क्या है, औद्योगिक शहर है। जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर, देख रहे हो, जमशेदपुर एक औद्योगिक शहर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन स्टील कोल इंडस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा घाटशिला, घाटशिला एक माइनिंग शहर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉपर की माइनिंग होती है, तांबे की माइनिंग होती है। ठीक है, फिर तुम्हारा बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ एक माइनिंग शहर है, यहाँ से लाइमस्टोन निकलता है। ठीक है, फिर जो तुम्हारा ये कहते हैं, ये देखो, ठीक, रायपुर कैपिटल है, भिलाई इंडस्ट्रियल रीजन है। क्यों, भिलाई में स्टील प्लांट है। ठीक, फिर ये क्या है, मुंबई, मुंबई आर्थिक कैपिटल है ना। मुंबई इज एन इकोनॉमिक सिटी, आर्थिक कैपिटल। ठीक, और क्या 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 नीचे, कहाँ नीचे आ गए फिर तुम्हारी, यहाँ पे, ठीक, बेंगलुरु, बेंगलुरु इज एन आईटी सिटी, बेंगलोर एक आईटी सिटी है। तो यानी कि जो शहर वो किस तरीके से वर्गीकृत किए गए हैं अपने कार्य के हिसाब से। जैसे ये क्या है तुम्हारा, ये तमिलनाडु में तंजावुर,
धार्मिक शहर। मदुरई धार्मिक शहर है। वो तुम्हारा तिरुपति, ये देखो है ना, तिरुपति के दर्शन, तिरुपति एक धार्मिक शहर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग मंदिर के दर्शन, मंदिर में दर्शन करने आते हैं। आईटी में लोग, आईटी, वो बेंगलुरु में आईटी में काम करने जाते हैं, यहाँ धर्म के पर्पज से। यानी कि हर शहर के बनने का या शहर का उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये है तुम्हारा नगरों का वर्गीकरण, उसके उदाहरण। तो क्या हो जाएगा, हाँ, पोर्ट सिटी कौन सी हो जाएगी, विशाखापट्टनम, ठीक है। तुम्हारी विशाखापट्टनम जो है ये ट्रांसपोर्ट सिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जहाज जो है यहाँ से आते जाते हैं, ठीक। तो ये हो गई ट्रांसपोर्ट सिटी। हैदराबाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है ना, प्रशासनिक शहर है, ठीक है। जैसे गुजरात है, गुजरात में जो है जामनगर, जामनगर एक रिफाइनरी है वहाँ पे, ठीक है। तो रिफाइनिंग है ना, इंडस्ट्री है। भावनगर में क्या होती है, शिप तोड़ने का काम होता है ना। अलांग यहाँ पे वो है पोर्ट, है ना, वहां पे शिप तोड़ने का काम आता है ना। सूरत जो है वो डायमंड सिटी है, ठीक। तो हर एक शहर का जो है कार्य जो वो करती है, उसमें शहरों का वर्गीकरण, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन है, भारत में भारत के शहरों की मॉर्फोलॉजी हो गया, है ना, ये वही रेक्टेंगुलर स्क्वायर पैटर्न, ठीक है। प्राइमेट सिटी और रैंक साइज, ठीक है। प्राइमेट सिटी रैंक साइज में क्या होता है, प्राइमेट सिटी का मतलब है कि वो ये जेफ ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, मतलब कि जब कोई एक शहर किसी दूसरे शहर से कि उसकी जनसंख्या जो है जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जैसे मान लो दिल्ली की पॉपुलेशन है 10 लाख, ठीक है। अब दिल्ली के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, अगर वहां की जनसंख्या 4 लाख है, यानी दिल्ली की जनसंख्या दुगनी से ज्यादा है, तो दिल्ली एक प्राइमेट सिटी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, ये जो सिद्धांत है, ये ज्यादातर जो विकासशील देशों में देखा जाता है, जहाँ एक शहर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है बाकियों की तुलना में। क्यों? क्योंकि वहीं सारी प्रशासन होता है, वहीं संसद होती है, वहीं सारी सुविधाएं होती है, वहीं सारा मान मिलता है, वहीं जो है वो सारा का सारा मेडिकल सेवाएं मिलती हैं, वहीं कृषि सेवाएं मिलती हैं। यानी कि वो एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ पर सब कुछ मिलेगा, है ना। इस वजह से वो शहर की जनसंख्या जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती है। सबसे बड़ी चीज है वहां पे आर्थिक लाभ ज्यादा है, जैसे कि यूपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में काम करने से ज्यादा रुपया दिल्ली में मिलता है, तो इंसान वहां से पलायन कर जाता है और दिल्ली पहुंच जाता है, ठीक है। किसी भी शहर के बढ़ने का ये एक मुख्य कारण होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि शहर बड़ा होता जाता है, जनसंख्या बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, वहां पे झुग्गी झोपड़ी और जो स्लम होते हैं, वो क्षेत्र भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। उनको अलग अलग नाम से डिफाइन किया जाता है, ठीक। सैटेलाइट टाउन कहा जाता है, कहीं कहीं जो है वो उसको स्क्वाटर सेटलमेंट्स कहा जाता है। कुल मिला करके जो जनसंख्या है वो एक शहर की, जब एक शहर दूसरे शहर की एक शहर की संख्या दूसरे शहर के दुगने से ज्यादा हो जाए, तो वो प्राइमेट सिटी कहलाती है। जैसे कि भारत में जो है वो एक नहीं है, भारत में 4, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, ठीक है। जैसे कि ये जो है मैक्सिको, है ना, ये देखो, जो मैक्सिको है, मैक्सिको सिटी जो इनकी राजधानी है ना, इसकी जनसंख्या पूरे मैक्सिको में सबसे अधिक है। दूसरे शहर के दूसरे जो इनका दूसरा शहर है ना, सबसे बड़ा, वो है मैक्सिको का दूसरा सबसे बड़ा शहर, खर्च कोई मतलब नहीं है ना। तो जो दूसरा सुन रहे वो 20 गुना, यानी कि मैक्सिको सिटी की जनसंख्या 20 गुना, आधे से ज्यादा शहर, पूरा देश खाली है, आधे से ज्यादा देश जो है वो इसी शहर में ही रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि विकासशील देश है, ठीक है। ज्यादातर जो है, जैसे ये बोगोटा है ना, कोलंबिया की सबसे बड़ी जगह बोगोटा है, ठीक है। अर्जेंटीना की है क्या, ब्यूनोस आयर्स, है ना, ये इसकी राजधानी है, ठीक है। तो यूरुग्वे की मोंटेविडियो, ठीक है। तो ये जो विकासशील देश है, इनकी जो राजधानी है वो सबसे बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि अधिकतर आदमी यहीं रहना पसंद करते हैं। जबकि रैंक साइज रूल क्या है, रैंक साइज रूल जो है वो यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, जर्मनी में लागू होता है। उसमें यह बताया गया है कि जो पहला नंबर 1 सिटी है, नंबर 2 सिटी से उसकी जनसंख्या दुगनी है। यानी पहली सिटी, सबसे बड़ी शहर की जनसंख्या 1 लाख है, तो उससे बाद के शहर की 50,000 है, उसके बाद के शहर की 33,000 है, उसके बाद के शहर की 25,000 है, उसके बाद के शहर की जो है 20,000 है ना।
यानी कि बहुत क्रम अनुसार जो है जनसंख्या कम हो रही है। ठीक है, यह चीज जो है वो जानना बहुत जरूरी होता है प्राइमेट सिटी। ठीक है, तो रैंक साइज रूल मतलब कि बिल्कुल क्रम से कम हो रही है, जैसा कि विकास विकसित देशों में होता है। और प्राइमेट सिटी मतलब कि एक शहर की ग्रोथ ज्यादा तेजी से हो रही है, जैसा कि होता है विकासशील देशों में। ठीक है, चलो अब अगला और आखिरी टॉपिक बनता है हम लोग का मॉडल्स ऑफ अर्बन यूनिवर्सिटी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक शहर की का अब आजकल के शहर किस तरीके से बनते हैं, है ना, किस तरीके से दिखते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या था उसमें एक जो था बर्गस की कंसेप्ट जोन मॉडल, जो कि 1925 में दिया था। इन्होंने क्या शहर जो है वो गोलाई में बढ़ते हैं, जिसमें से कि सबसे बीच में जो होता है वो CBD होता है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है। इसके आसपास जो है वो सारे कर्मचारी रहते हैं, क्योंकि पहले ये फैक्ट्री एरिया हुआ करता था। तो सारे के सारे जो डेली वर्कर होते थे, जिनको फैक्ट्री में काम करना होता था, वो बिल्कुल बगल में रहते थे। उसके बाद मिडिल क्लास रहता था, उसके बाद जो है वो सबसे बाहर जो है